हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइज। लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एचसीएस 22 के अंदर ये सवाल भी आया हुआ है। आई होप आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। मल्टीपल आंसर्स ठीक हैं और कोई एक गलत है, ये हिंट है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। अब सवाल आता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब उनके घर में ही उनको प्रोटेक्ट कर लिया जा रहा है एनिमल प्लांट को, तो और चीज़ों की क्या ज़रूरत है। हरियाणा ने और डिफेंस लेयर क्यों बनाई है? तो दो तरीके की डिफेंस लेयर है। एक तो है इन सीटू, जो कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ है कंजर्वेशन रिजर्व और रामसर साइट। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है कि दो फॉरेस्ट नेशनल पार्क या दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का कॉरिडोर, ताकि रोड या एग्रीकल्चर एक्टिविटी या ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी उनका जो मूवमेंट है या उन एनिमल प्लांट को इफेक्ट ना करे, तो हम कंजर्वेशन रिजर्व बनाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। उसके बाद आता है हमारा रामसर वेटलैंड। जो वेटलैंड है, पानी को स्टोर और क्लीन करके, फ्लड्स को कंट्रोल करके, एक्वाटिक जो प्लांट पौधे होते हैं, फिश होती है, या माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं जो रशिया या कहीं और से दूर दूर से आते हैं हमारे हरियाणा के अंदर, उनको बचाने के लिए हमारे वेटलैंड होते हैं। दो वेटलैंड है हरियाणा में, भिंडवास और सुल्तानपुर, हम वो पढ़ेंगे। एक्स कंजर्वेशन मतलब उनके घर के बाहर उनको प्रोटेक्ट करना, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क। क्यों है जूलॉजिकल पार्क? कि पब्लिक को वाइल्ड लाइफ एजुकेशन होती है या अवेयरनेस देने के लिए कि एंडेंजर्ड कि भाई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, उन्हें दिखाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में बैठ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वही जीवन है। एनिमल्स भी होते हैं, इसलिए हम जू बनाते हैं। फिर बनाते हैं ब्रीडिंग सेंटर्स। ब्रीडिंग सेंटर्स मतलब जो ऐसी पॉपुलेशन जो ख़त्म होने वाली है, जैसे वल्चर हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि फ्यूचर में उन्हें वापस नेचुरल हैबिटेट में वापस रिलीज़ किया जा सके बाद में, तो उसके लिए हम ब्रीडिंग सेंटर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रीडिंग सेंटर हम वल्चर का क्यों बनाते हैं? इसमें वल्चर दिखाया, वल्चर का ब्रीडिंग सेंटर हमने क्यों बनाया हुआ है हरियाणा के अंदर? कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था ये। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रामसर साइट से। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि रामसर जो कन्वेंशन है, वो वेटलैंड जो होते हैं उनके कंजर्वेशन और ताकि वो अच्छे से उन्हें यूज़ किया जा सके, उसका एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, जो 2 फ़ेब 1971 को ईरान के रामसर सिटी में साइन हुआ था। अब ये देख लीजिए कि उससे पहले क्या करते थे। इस कन्वेंशन से पहले कुछ भी ऐसे दलदली इलाका होता था या पानी भरा हुआ है, तो इंसान सोचता था उसमें बिल्डिंग बना देते हैं, बढ़िया हो जाएगा। ये तो अब यहाँ पे तो मच्छर वगैरह हो रहे हैं, कोई फायदा थोड़ी है इस एरिया का। बट रामसर ने बोला कि नहीं, इन एरिया की बहुत ज़्यादा नीड है। और फिर ये इंटरनेशनल कन्वेंशन आया। और हमारे तो सबसे जो पहली है वो है भिंडवास। भिंडवास एक मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, आदमी द्वारा बनाया गया है। कैसे बनाया होगा? एक ड्रेनेज बनाया होगा, धीरे 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 उसमें इंसेक्ट स्टार्ट हुए होंगे, फिर फिशेस स्टार्ट हुए होंगे, एक पूरा फूड चेन डेवलप हुआ होगा, प्लांट्स आए होंगे, एनिमल्स आए होंगे। आज उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि रामसर ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, नेचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वो। सबसे बड़ी वेटलैंड भी यही है। यहाँ पे 250 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। 10 से भी ज़्यादा ऐसी स्पीशीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर थ्रेटन्ड है, जिन पे खतरा मंडरा रहा है। खपारवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। झज्जर के अंदर है ये भिंडवास वेटलैंड। याद करने की ट्रिक है, खाली भिंडी, खपरवास, खा, खपरवास का खा, और भिंडवास का भिंडी, तो ये दोनों आसपास हैं, तो आप इसको याद रखना। ये सबसे बड़ी वेटलैंड है हरियाणा की। दूसरी है हमारी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमने कल ही किया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुड़गांव में है ये, जो दिल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली आप देखो, इतना पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, हर चीज़ में इतना ज़्यादा, और थोड़ी ही दूर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो बर्ड्स के लिए एक हेवन है। तो इस पार्क के अंदर एक सुल्तानपुर झील है। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पे विंटर के अंदर 220 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, यानी कि दूर दूर से, यूरोप से, रशिया, साइबेरिया, उस एरिया से बर्ड आते हैं। हमने लास्ट क्लास को कौन से बर्ड आते हैं ये डिटेल में किया था। आप पिछली क्लास की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूँगी। नेक्स्ट आ जाओ वेटलैंड से फॉरेस्ट की तरफ। हरियाणा गवर्नमेंट ने 11 अक्टूबर 2007 को दो मेजर कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किए थे। पहला था सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे सियोंसार फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। आप इसे ऐसे याद कर लेना, कैथी है सरस्वती, तो कैथल सरस्वती कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। 4,452 हेक्टेयर का इसका एरिया है।
थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। पहला कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? मोरनी हिल्स। और तीसरा ये है, इसे अबूब शहर सिरसा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, बट कंफ्यूज मत हो जाना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे और भी काफी चीजें प्रेजेंट है फॉरेस्ट के साथ साथ, बट यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पाया जाता है होग डियर। होग का मतलब होता है सुअर, पिग। तो क्यों पड़ा इसका ये नाम? क्योंकि ये खतरा जब इसको महसूस होता है ना, तो ये हिरन की तरह जंप नहीं करता। आपने देखा होगा हिरन जंप करता है, ये ना सुअर की तरह झुककर तेज दौड़ता है, तो इसलिए इसको हॉक डियर कहते हैं। दूसरा है स्पॉटेड डियर, यानी कि चित्तल। तो इस पे सफेद स्पॉट्स होते हैं जो पूरी जिंदगी रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो जंगल की धूप छांव में से कॉमोफ्लाज, यानी कि छुपने में मदद करता है, ये जंगल में ही मिल जाता है इन स्पॉट्स की वजह से। तीसरा है वाइल्ड बोर। तो ये नेचर का नेचुरल डिगर माना जाता है, खोदी करता है ये। तो जमीन खोदते वक्त ये बीज फैलाता है और सॉइल को नेचुरली मिक्स करके फॉरेस्ट को वापस ग्रो करने में काफी ये मदद करता है। तो फॉरेस्ट की ग्रोथ में वाइल्ड बोर का बहुत ज्यादा काम है। जंगली सुअर। उसके बाद आती है नील गाय। नील गाय तो ये एशिया का सबसे बड़ा एंटेलोप है, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो नाम में गाय होने के बावजूद ये काऊ नहीं है, तभी सोचो कि ये काऊ है। ये एंटेलोप फैमिली का मेंबर है। अगला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है बीर बारा वन कंजर्वेशन रिजर्व, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में। आप इसे कैसे याद रखोगे? जींद में आते हैं जी जी, तो जींद के लोग क्या करते हैं, जी जी करके आपको बड़ा बना देते हैं। तो बीर बारा वन कंजर्वेशन रिजर्व है। इसका एरिया लगभग 419 हेक्टेयर का है। कितना डिफरेंस है देखिए। लेकिन बायोडाइवर्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा रिच है। रिस्कस मॉन्कीज में यहाँ पाया जाता है जो हमारा बंदर जो हम अपने आसपास देखते हैं। इंटेलिजेंट है, अडेप्टेबल मॉन्की है। आपने देखा होगा वृंदावन में वो चश्मा ले लेता है या फ्रूटी ले लेता है, ठीक है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीसीज इसे माना जाता है। तो जंगल से लेके शहर तक आसानी से सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद है जैकल यानी सियार। तो जैकल को जंगल का क्लीन अप वर्कर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खा के एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद करता है ये। वरना वो सड़ जाएंगे, खराब करेंगे एनवायरनमेंट को, तो ये साफ करने में मदद करता है जैकल। उसके बाद आती है वाइल्ड कैट। तो ये देखने में घर की बिल्ली जैसी दिखती है, लेकिन एक हंटर है, ये स्किल्ड हंटर है और चुपके से शिकार पकड़ती है अपना, वाइल्ड कैट। उसके बाद पीकॉक है, मोर है, इंडिया का नेशनल बर्ड है। तो सिर्फ मेल पीकॉक के पास रंग बिरंगे लंबे फैदर्स होते हैं, आपको पता होगा, जिन्हें वो मीटिंग सीजन के अंदर अपना पार्टनर को रिझाता है, नाचकर दिखाता है उन रंग बिरंगे पंखों के साथ। उसके बाद आता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को फार्मर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट्स को खा के उनके सीड्स को दूर दूर तक गिराता है और नए पेड़ उगाने में मदद करता है। फिर ईगल। ईगल की जो आईसाइट होती है वो इंसान से लगभग 4-5 गुना तेज होती है। कहते नहीं कि ईगल जैसी आईसाइट है इसकी। तो ये बहुत ऊंचाई से अपना शिकार देख लेती है। नेक्स्ट है वाइल्ड काओ, गौर। तो गौर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड बोवाइन है, सबसे बड़ा है ये। बोवाइन का मतलब ये जो काओ, बफेलो, ये सारी बोवाइन एनिमल्स में आता है। तो ये देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन डेंजर होने पे बहुत पावरफुल ये चार्ज करता है, वाइल्ड काओ। ये भी बीरबाराबन में पाया जाता है। फिर है बैजर। बैजर एक जबरदस्त दिगर है, खुदाई करता है। तो ये अपने मजबूत पंजों से कुछ ही देर में गहरे अंडरग्राउंड बरोज बना लेता है बैजर। फिर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ये दुनिया का इकलौता बर्ड है जो पीछे भी उड़ सकता है, पीछे बैकवर्ड भी उड़ जाएगा ये। और इसके विंग्स 1 सेकंड में 50 से 80 बार तक बीट कर सकते हैं। तो ये है बीर बाराबन कंजर्वेशन रिजर्व। अब आ गए हम एक्स-C2 टाइमलाइन के अंदर। कैप्टिव कंजर्वेशन यानी जानवरों को सुरक्षित जगह पर रखकर उनकी स्पीशीज को बचाना। हरियाणा में 3 ऑफिशियली लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है जूलॉजिकल पार्क, 3 है वो। पहला है मिनी जू पीपली कुरुक्षेत्र, जो 1982 में एस्टैब्लिश हुआ और 27 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉटेड डियर यानी चित्तल। दूसरा है रोहतक जू। रोहतक जू जो 1986 में एस्टैब्लिश हुआ। पीपली जू 1982 में हुआ, रोहतक जू 1986 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका एरिया लगभग 41 एकड़ का है और सेंट्रल जू अथॉरिटी की अप्रूवल इसे 2005 में मिली। यहाँ पे इसे
यहाँ पे पाए जाते हैं नील गाय, जो एशिया का सबसे बड़ा एंटेलोप है, यानी कि हिरण जैसा जानवर है। एंटेलोप का मतलब हिरण जैसा जानवर है। और जैकल यानी सियार मिलता है। जैकल को क्या कहते हैं? जंगल का क्लीनिंग स्टाफ। क्यों कहते हैं? अभी हमने पढ़ा। आई होप आपको याद होगा। और तीसरा है मिनी जू भिवानी। मिनी जू भिवानी जो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। ये भी 1982 में पीपली के साथ ही स्टैब्लिश हुआ था। इसके डियर पार्क और बियर एंक्लोजर 1982 टू 1983 में ही बन गए थे, और इसे ऑफिशियल मिनी जू का स्टेटस 2008 में मिला। तो यहाँ पे आपको पाया जाता है जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर। लेकिन हरियाणा के जूस तक लिमिट नहीं है बात। अब आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रीडिंग सेंटर्स, यानी ऐसी जगह जहाँ एंडेंजर्ड यानी खतरे में पड़ी स्पीशीज की संख्या बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले है चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, जो कायरू भिवानी के अंदर प्रेजेंट है। ये 1985 में डियर पार्क के रूप में शुरू हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हरियाणा के थ्रेटन चिंकारा का जीन पूल मेंटेन करना, यानी इसकी अच्छी और हेल्दी नस्ल को फ्यूचर के लिए बचा कर रखना। चिंकारा कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, और क्योंकि इसे प्लांट से ही काफ़ी मॉइस्चर मिल जाता है, प्लांट खा के ही इसे काफ़ी मॉइस्चर मिल जाता है। तो ये फैक्ट है इसके बारे में। दूसरा क्या है? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। इस पे सवाल आया था। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये भोर सायदान कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसका मैनेजमेंट 1982 में टेक ओवर किया था, और यहाँ क्रोकोडाइल ओरिजिनली मद्रास क्रोकोडाइल बैंक से लाए गए हैं। मद्रासी क्रोकोडाइल है यहाँ पे। क्रोकोडाइल को लिविंग क्रोकोडाइल और कुरुक्षेत्र एक जैसा साउंड कर रहे हैं, क्रोकोडाइल कुरुक्षेत्र, तो आप ऐसे याद रखिएगा। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में है, भोर सायदान नामक जगह पे। अब 1990s के दौरान इंडिया में वल्चर की पॉपुलेशन ना अचानक से तेजी से गिरने लगी थी। लास्ट क्लास में भी हम ये कर चुके हैं। साइंटिस्ट ने बाद में पता लगाया कि जो सबसे बड़ा रीजन था वो था डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक वेटनरी मेडिसिन थी, यानी कि पशुओं को दी जाती थी। तो जब वल्चर उन मरे हुए पशुओं को खाते थे, तो उनके बॉडी में डाइक्लोफेनाक चला जाता था, और उनकी किडनी फेल हो जाती थी। तो इसी वजह से लाखों वल्चर की डेथ हुई, और इस ड्रग को वेटनरी यूज के लिए बैन कर दिया गया था। तो वल्चर को बचाया कैसे जाए? तो इसी चैलेंज को देखते हुए 2001 में पिंजौर पंचकुला के अंदर बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एज पे, यानी कि उसके बिल्कुल एज जहाँ पे वो खत्म हो रही है, वहां पे वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया गया। ये सेंटर हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। यहाँ 4 एंडेंजर्ड वल्चर स्पीशीज को कंजर्व और ब्रीड किया जाता है, ताकि वो आगे और बेटर कर सके। तो पहली है हमारी व्हाइट रम्प वल्चर, यानी कि सफेद, सफेद पहली है व्हाइट रम्प वल्चर, दूसरी है इंडियन वल्चर, तीसरी है स्लैंडर बिल्ड वल्चर, और चौथी है रेड हेडेड वल्चर। सफेद, लाल, स्लैंडर बिल्ड और इंडियन वल्चर। तो क्वेश्चन है कि वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, पिंजौर में है। पिंजौर में है, जो 2001 में स्टैब्लिश हुआ। किसकी कोलैबोरेशन के साथ? बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की कोलैबोरेशन के साथ स्टैब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, अब हम आते हैं बर्ड्स के कंजर्वेशन पर भी हरियाणा काफ़ी फोकस करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर, मोरनी में है, जो 1992 में स्टैब्लिश हुआ। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो खतरे में जो पड़ी कालीज फीसेंट और चीयर फीसेंट की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन करना है। एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो कालीज फीजेंट है वो ज़्यादातर जमीर पर ही रहता है, और खतरा महसूस होते ही पहले तो वो दौड़ता है और उसके बाद में उड़ता है। आपने देखा होगा बर्ड सीधा उड़ जाता है, ये ऐसे नहीं करता, पहले ये दौड़ेगा फिर उड़ेगा। जो चीयर फीजेंट है वो हिमालय का एक रेयर बर्ड है, जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसीलिए ब्रीडिंग और कंजर्वेशन की। रैपिंग अप, तो पूरी पिक्चर को अगर एक बार हम रिवाइज कर लें, तो हरियाणा की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को हमने मैक्रो यानी बड़े स्केल से छोटे स्केल तक हमने देख लिया। एक पैटर्न हमें समझ आया कि सबसे पहले है लैंडस्केप लेवल की कंजर्वेशन, जहाँ पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने पे फोकस होता है। इसमें हमने नेशनल पार्क करे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करी, सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व किया, बीराबन कंजर्वेशन रिजर्व किया, फिर हमने रामसर वेटलैंड किए, जैसे भिंडवा, सुल्तानपुर। इनका एरिया हजारों हेक्टेयर में होता है, और इनका ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेस्ट, वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी को नेचुरली कंजर्व करना। दूसरे लेवल पे हमने किया इंटरफेस, बीच का,
तो यहाँ कंजर्वेशन के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस या एजुकेशन पे हमने फोकस किया, जहाँ हमने किया रोहतक का जू, पीपली का मिनी जू, भिवानी का मिनी जू। तो यहाँ लोग वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, समझते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और सबसे लास्ट लेवल पे हमने किया जेनेटिक या टारगेटेड कंजर्वेशन पे। ये सबसे स्पेशलाइज्ड लेवल हमने किया। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जब कम हो जा रही है या एक्सटेंट या खत्म ही होने वाली है, बहुत डेंजर में है, तो ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाते हैं। जैसे पिंजौर का वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। डिक्लोफेनाक का हमने क्राइसिस पढ़ा, वल्चर को बचाने की कोशिश की गई उसके बाद। फिर कायरू चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर हमने पढ़ा, तो जहाँ चिंकारा के जीन पूल को बचाया गया। फिर हमने पीजेंट ब्रीडिंग सेंटर के बारे में पढ़ा। तो हमने हरियाणा के एफर्ट देखे हर लेवल पे कैसे वो नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बाहर हरियाणा जीके या हरियाणा के किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, आई श्योर यू। फर्दर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे हम बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो